हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें भी हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हम आए हैं, जिसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीडीई। And several times this question raised why we are studying all these mathematics formulae tools. बहुत प्रैक्टिकली फिजिक्स में या मैकेनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम वेव फिनोमिना डिस्कस करते हैं। तो वेव फिनोमिना एक दो क्लैंप्स के बीच टाइट एक स्ट्रिंग हो सकती है, या किसी पौंड में पत्थर फेंकने पर बनने वाली वेव्स हो सकती हैं, या किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम हमारी जहाँ पर कि अप एंड डाउन हो रहा हो, जो एक वेव बन रही हो, उसे हम वेव फिनोमिना कहते हैं। तो वो वेव फिनोमिना का मैथमेटिकल स्टडी, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हम जब जज करते हैं, तो वो एक पार्ट है हमारे एप्लीकेशन ऑफ पीडीई का। और पीडीई में हम उसे कहते हैं वेव इक्वेशन। तो अगर हम हार्ड कोर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यदि जैसे ये यूजुअली मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब ये टॉपिक आएगा, तो हम इस वेव इक्वेशन का डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन अब जब हम ये बात कर रहे हैं अलाइड साइंस की, यानी बीटेक या बीएससी सीएस या बीसीए में, तो वहाँ पे इट इज़ सफिशिएंट कि इफ़ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यानी एक्स दैट इज़ द डायमेंशन, जो मैंने अभी यहाँ ये बनाया कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है, अगर इस स्ट्रिंग को मैं ऐसे पकड़ के ऊपर उठाऊं, ये टाइट स्ट्रिंग है बिल्कुल, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, पूरी तरह टाइट है, स्ट्रेस्ड है, और इसको फिर भी ज़बरदस्ती उठाऊंगा और उठा के ऊपर से छोड़ दूंगा, तो ये ऐसे ऊपर नीचे वेव बनेगी। इस वेव को अगर मैं अभी केवल वन डायमेंशनल में स्टडी करूं, तो एक जो ये फंक्शन y है, ये पूरा, ये x यानी डायमेंशन, डिस्टेंस और टाइम t पर डिपेंड करेगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो उसके लिए जो वेव इक्वेशन आती है, वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज द वेव इक्वेशन। वन कैन रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला इन बीटेक और बीएससी सीएस और बीसीए और इन ए टेक्निकल कोर्स। अगर हम ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स या पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको भी ड्राइव करके लाएंगे। देन कुछ इनिशियल कंडीशंस होती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कुछ होती हैं फिनोमिना के अकॉर्डिंग। तो अगर हम एक क्वेश्चन ही डिस्कस करें, तो उस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया कि देखिए, जब हमने यहाँ पे टाइट कर रखा है, तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं होगा, इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं होगा। दूसरा, जब हम यहाँ लाके इसको छोड़ेंगे, तो ये रेस्ट से छोड़ा जाएगा। और तीसरा, कि जब हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई एक कर्व होगा। तो इस व्यू में आइए ज़रा देखते हैं हम क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले y0t इज इक्वल टू 0, उसके बाद yLt इज इक्वल टू 0, यानी दोनों एंड पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। इसी तरह से रेस्ट से छोड़ा है, तो डेल y ओवर डेल t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। एंड जो हमने एक लास्ट बात कही थी कि जब हम इसको यहाँ इस शेप से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई एक कर्व या कोई फंक्शन हमें दिया जाएगा। तो वो हमें दिया गया y इज इक्वल टू a साइन पाई x बाई एल। ये एक x का फंक्शन हो सकता है एट, इसे मैं लिख सकता हूँ y(x)0।
तो अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन, मतलब 4 कंडीशंस हैं और एक इक्वेशन है। तो कुल मिला के वेव इक्वेशन का ये सेटअप बनता है कि हम एक वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल में जो सॉल्व कर रहे हैं उसे हम उसके साथ हमें 4 कंडीशंस दी गई हैं और उन 4 कंडीशंस की हेल्प से हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड t निकालनी है। ये 4 कंडीशंस का रोल सबसे बाद में आएगा। पहले हम अपनी वेव इक्वेशन पे वापस जाते हैं। तो वेव इक्वेशन हमें दी गई है, जो कह लीजिए हमने एज्यूम की है या हमें दी गई है, और जो हमारा पिछले 2 वीडियो में चल रहा है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो y x t इज इक्वल टू x x t t, इसको मैं 6 कह देता हूँ। और जब मैं इसको 6 कह रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली अब जो डेरिवेटिव आएंगे तो डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d2x अपॉन dx स्क्वायर dt, इसको 7 कह देते हैं। और डेल 2y ओवर डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू d2t अपॉन dt स्क्वायर x, इसको 8 कह देते हैं। तो अल्टीमेटली 6, 7, 8 को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलेगा x d2t अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t d2x अपॉन dx स्क्वायर। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, चूँकि मैं भी ये मिस्टेक करता रहता हूँ कि ये c स्क्वायर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप किसी भी साइड रख सकते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी, नहीं, इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे एक्स टी से। तो एक्स टी से डिवाइड करने के बाद जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है। अब हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कह रहे थे कि हम यहाँ पर कभी कांस्टेंट के शेप में 0, पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि हम कह रहे हैं कि लेट बी वी टेक कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, हमारे पिछले वीडियो में हमने एक में माइनस पी स्क्वायर लिया था और एक में के लिया था। तो माइनस पी स्क्वायर का मतलब हुआ फिक्स्ड नेगेटिव, कि वो नेगेटिव ही है। तो क्वेश्चन था कि वो नेगेटिव ही क्यों दिया। तो आज हम उस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हमने 0 लिया या प्लस पी स्क्वायर लिया या माइनस पी स्क्वायर लिया तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 ले रहा हूँ, जब 0 लूँगा तो t डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड x डबल डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू c1t प्लस c2 एंड x इज इक्वल टू c3x प्लस c4 और y इज इक्वल टू c1t प्लस c2 c3x प्लस c4। कई लोगों के लिए ये पहली बार एक नई चीज़ आती है कि ये सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ने तो दिया, लेकिन ये सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम की नेचर को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम की नेचर है वेव इक्वेशन। हम वेव फिनोमिना स्टडी करना चाहते हैं और यहाँ से हमें कहीं भी वेव नहीं मिल रही है। वी आर नॉट गेटिंग वेव, सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट सूटेबल टू अस। दैट मीन्स हमने जो यहाँ पे 0 लिया था वो सूट नहीं कर रहा है, वो गलत है, तो हम 0 नहीं ले सकते। अब हम अगली चीज लेते हैं, प्लस पी स्क्वायर मैंने ले लिया। और जब प्लस पी स्क्वायर लिया तो x डबल डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टी डबल डैश माइनस पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। और चूँकि क्वेश्चन आगे काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आएंगे m इज इक्वल टू प्लस माइनस सी पी, और इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आएंगे m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। यहाँ से सी एफ या x इज इक्वल टू हो जाएगा c1 ई रेज टू द पावर सी पी प्लस सी पी एक्स प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस सी पी एक्स, और यहाँ से t इज इक्वल टू c3 ई रेज टू द पावर पी टी प्लस c4 ई रेज टू द पावर माइनस पी टी। तो फिर से देखिए, y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर सी पी एक्स प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस सी पी एक्स, c3 ई रेज टू द पावर पी टी प्लस c4 ई रेज टू द पावर माइनस पी टी।
फिर से कि ये जो प्लस पी स्क्वायर लेके सॉल्यूशन आया, ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो है, हमारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम की नेचर को सूट नहीं कर रहा है। और जब नेचर को सूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो हमने कांस्टेंट प्लस पी स्क्वायर लिया था वो हमारा लेना एक सही डिसीजन नहीं हुआ। दैट मीन्स कि हमने जो प्लस पी स्क्वायर लिया वो भी एक तरह से गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट सूटेबल टू आवर प्रॉब्लम, क्योंकि ये किसी भी वेव फिनोमिना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऐसे में अब हम वापस आते हैं कि हम इसे लिखेंगे 1/c² t डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, यानी अब हमने निगेटिव लिया, और जब निगेटिव लिया तो t डबल डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 एंड x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इन दैट सिनेरियो अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा मैं जल्दी निकाल रहा हूँ इस पोर्शन को, तो यहाँ से रूट आएंगे प्लस माइनस आई सी पी और यहाँ से रूट आएंगे प्लस माइनस पी। सो इन दैट केस ये बन जाएगा t इज इक्वल टू C1, बल्कि इधर पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px, और इधर C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। और अब आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। So this is the solution. Again we can discuss, we can get the way कि भाई क्या ये वेव फिनोमिना को सूट करता है। तो यस, साइन और कोस के जो ग्राफ होते हैं वो वेव फिनोमिना के अकॉर्डिंग ही होते हैं, यानी जो हम वेव इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे थे तो उसके जो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ने दिए, उनमें से 2 सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम की नेचर को सूट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो तीसरा सॉल्यूशन है वो हमारी प्रॉब्लम की नेचर को सूट कर रहा है। तो हमारे पिछले वीडियो में जो हमने एक टर्म बोली थी मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो उस मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये आ जाता है। अब हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 cos cpt plus C4 sin cpt, and then y 0t is equal to 0, y lt is equal to 0, del y over del t is equal to 0 at t is equal to 0, and y x0 is equal to a sin pi x by l। 1 का सॉल्यूशन ये आया जिसे मैं a कह देता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी जो 2, 3, 4, 5 हमें कंडीशन दी गई थी वो कंडीशंस अब काम आएंगी, और वो कंडीशंस हम पुट करेंगे यहाँ इस a में और C1, C2, C3, C4 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हमें जो हमारे पिछले 2-3 वीडियो चल रहे हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो हमें 2 बातों के जवाब मिलते हैं कि हमने माइनस पी स्क्वायर जो लिया था वो प्रॉब्लम की नेचर के अकॉर्डिंग लिया था। अकॉर्डिंगली हमें अगर कहीं हमारी प्रॉब्लम की नेचर का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल आना है तो हम प्लस पी स्क्वायर लेंगे, पॉलिनोमियल आना है तो हम 0 लेंगे, और यहाँ पे चूंकि वेव फिनोमिना आना था तो हमें माइनस पी स्क्वायर लेके जो सॉल्यूशन मिला वो हमें सूट कर रहा है। सेकंड, कि हमें जो 4 कंडीशन या 3 कंडीशन जितनी भी दी गई हैं वो क्वेश्चन के आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग दी गई हैं। यहाँ पर 4 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हैं और 4 ही हमारे पास कंडीशन है। तो पहली कंडीशन y 0t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। अब हुआ क्या यहाँ पे कि आप ज़रा देखिए कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो t पर नहीं है, तो इसका मतलब ये पोर्शन हमें कुछ नहीं देगा,
साइन जीरो जीरो होता है तो इसका मतलब C2 का हमें कोई आइडिया नहीं है। कॉस जीरो 1 होता है। अब इस पूरे पोर्शन को जीरो होने के लिए C1 को जीरो होना पड़ेगा, यानी पहला कांस्टेंट हमने निकाल लिया पहली कंडीशन की हेल्प से कि C1 इज इक्वल टू जीरो। और जब C1 इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हम इसे अब सीधे सीधे रख सकते हैं कि ये बन जाएगा y x t इज इक्वल टू C2 साइन px C3 cos cpt प्लस C4 साइन cpt। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, y l t इज इक्वल टू जीरो, दैट इज C2 साइन pl C3 cos cpt प्लस C4 साइन cpt। फिर से वही लॉजिक, वही आंसर कि t का पोर्शन रैंडम है, हमें नहीं पता। C2 अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन ही जीरो हो जाएगा और y इज इक्वल टू जीरो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बचेगा, वो हमें नहीं लेना। तो ऐसे में हम क्या मानेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, साइन pl इज इक्वल टू जीरो, और साइन pl इज इक्वल टू जीरो मीन्स साइन n पाई, तो pl इज इक्वल टू n पाई, दैट इज p इज इक्वल टू n पाई बाई l। आप ये भी याद रख सकते हैं कि p हमें क्वेश्चन में कोई वेरिएबल, कोई पैरामीटर नहीं दिया गया था, तो ये फंडामेंटल रूल है कि जो वेरिएबल, जो पैरामीटर हमने अपने पास से एज्यूम किया है वो हमें वापस पुट करना पड़ता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, अब हमारा सॉल्यूशन बन गया y x t इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x बाई एल C3 cos n पाई CT बाई एल प्लस C4 साइन n पाई CT बाई एल। अब हम अपनी तीसरी कंडीशन पे जाएंगे। तीसरी कंडीशन है डेल वाई ओवर डेल टी, तो इसके लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डेल वाई डेल टी निकालेंगे। C2 साइन n पाई x बाई एल, कॉस का करेंगे तो माइनस C3 n पाई C बाई एल साइन n पाई CT बाई एल प्लस C4 n पाई C बाई एल कॉस n पाई CT बाई एल। अब हमारे पास कंडीशन है डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। जो पिछले ऊपर अगर एक कहीं कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ दूर हो जाएगा। C2 साइन n पाई x बाई एल, ये x पे कोई कंडीशन नहीं है इसलिए हमने इसको टच नहीं किया। t को जीरो पुट करना है तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो इसका मतलब C4 n पाई C बाई एल कॉस जीरो। और अल्टीमेटली यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना है तो C4 को जीरो होना पड़ेगा। और C4 को जीरो होने का मतलब है कि अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा वो बचा y इज इक्वल टू, या जो हम अभी तक लिख रहे हैं y x t इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x बाई एल C3 के हम साथ लेके क्या चल रहे थे, cos, तो C3 cos n पाई CT बाई एल, यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कहूँ या जैसे भी, C साइन n पाई x बाई एल cos n पाई CT बाई एल। C2 और C3 को मैंने कंबाइंड करके लिख दिया C। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास बचती है जो कहती है y x जीरो इज इक्वल टू a साइन पाई x बाई एल। तो a साइन पाई x बाई एल इज इक्वल टू c साइन n पाई x बाई एल कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, तो अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो c की वैल्यू a और n की वैल्यू 1 आ रही है। और जब c की वैल्यू a और n की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब अब इस ऊपर वाले सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं y x t इज इक्वल टू a cos पाई CT बाई एल साइन पाई x बाई एल। दिस इज आवर फाइनल एंड लास्ट सॉल्यूशन। थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनता है लेकिन सिस्टमेटिक बनता है, और मैथमेटिक्स का ये पहला वो एप्लीकेशन है जो एक ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट विजुलाइज करते हैं कि हम अभी तक केवल टूल्स पढ़ते थे लेकिन उन टूल्स को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। देखिए वेव इक्वेशन, या ये जो मैंने प्रॉब्लम का एक डायग्राम छोटा सा बनाया है, ये
फिजिक्स या मैकेनिक्स का फिनोमिना है और इसको हम मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो ये वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन के साथ कुछ कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। हमने पहले वेव इक्वेशन को सॉल्व करा और इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि हम जो कांस्टेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो ले सकते हैं, तो वो हमारे डिपेंड करेगा हमारे सॉल्यूशन के और प्रॉब्लम के मैचिंग पर, कि अगर वो सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम की नेचर से मैच कर रहा है तो हम उसे एडॉप्ट करेंगे, वरना वो हमारे लिए किसी काम का सॉल्यूशन नहीं है। ये कई बार ये पहली बार आता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के सामने कि मैथमेटिक्स ने तो एक सॉल्यूशन दे दिया लेकिन वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन निकाला, ये वो सॉल्यूशन आया जो हमारी प्रॉब्लम की नेचर को सूट कर रहा है, दैट इज़ वेव फिनोमिना। और अब इस वेव फिनोमिना की जो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस थी, उनकी हेल्प से हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स निकाल दिए और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो दैट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, ए रियल लाइफ एप्लीकेशन। एंड अगले कुछ वीडियोज़ में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।